देखो जैसे ये हमारा कोर प्रोमोटर हो गया, जहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट हुई है, उसके बाद ही हमारा ये प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट होते हैं, CAAT या GC बॉक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया CAAT हो गया या GC बॉक्स हो गया, ये पास में ही प्रेजेंट होते हैं कोर प्रोमोटर के रेगुलेटरी सीक्वेंस। और दूर होती है लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, जो होती हैं दूर से भी काम कर सकती हैं, वही हमारा एनहेंसर, साइलेंसर और LCR। ठीक है, ये पास में भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, दूर से काम कर सकते हैं। देखो एक है ना, इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, यीस्ट का ही, क्योंकि यूकैरियोट का ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक एक्टिवेटर जो होता है, एक्टिवेटर हमारा क्या है, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, गैल जी डाइमर, ये एक एक्टिवेटर का एग्जाम्पल है। यीस्ट का हम पढ़ रहे हैं, यीस्ट का ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है। ठीक है, ये क्या है, यीस्ट का डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ये इसका कोर प्रोमोटर हो गया। यहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं, यानी कि जो अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंसेस होती हैं, जो प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट होता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है रेगुलेटरी सीक्वेंस। रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होता है ना, उसके पास आके ये एक्टिवेटर बाइंड करता है। एक्टिवेटर जो कि रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, तो वो रेगुलेटरी सीक्वेंस पे बाइंड करेगा गैल जी डाइमर। गैल जी डाइमर जो होता है, ये एक डाइमर होता है, ऐसे आके एक्टिवेटर जो है यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। जैसे ये एक्टिवेटर यहाँ पे बाइंड करता है ना, हमारा को फैक्टर रिक्रूट हो जाते हैं, को एक्टिवेटर रिक्रूट हो जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे को एक्टिवेटर क्या होता है। देखो आपको क्या समझना है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्टिवेटर आया, एक्टिवेटर क्या होते हैं पहले ये याद रखो, ये एक रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो ये रेगुलेटरी सीक्वेंस पे बाइंड करेंगे। तो ये हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं यीस्ट का, जिसमें हमारे पास ये UAS जो होता है एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है, जिससे हमारा ये गैल्जी डाइमर एक्टिवेटर बाइंड कर गया है। अब जैसे ये एक्टिवेटर इससे बाइंड करता है ना, एक को एक्टिवेटर होता है जो एक्टिव हो जाता है, रिक्रूट हो जाता है को एक्टिवेटर, एंड उसके बाद हमारा जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ना, वो यहाँ पे आके बाइंड होना स्टार्ट होते हैं कोर प्रोमोटर के पास। तो कोर प्रोमोटर के पास जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आते हैं DAB FEH, तब RNA पोल आएगा कोर प्रोमोटर पे एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगा। तो इस तरीके से ये स्टार्ट होता है। एंड गैल्जी डाइमर एक्टिवेटर है, क्योंकि एक्टिवेटर के पास दो डोमेन होते हैं, हमने पढ़ा था, एक DNA बाइंडिंग डोमेन, एक एक्टिवेशन डोमेन। ठीक है, और जो ये होता है ना गैल्जी डाइमर एक्टिवेटर, इसका जो DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, इसमें जो मोटिफ होता है वो जिंक फिंगर मोटिफ होता है, एंड जो एक्टिवेशन डोमेन होता है ये हमारा एसिडिक एक्टिवेशन डोमेन होता है। एसिडिक एक्टिवेशन डोमेन, डोमेन का मतलब वही होता है, और मोटिव का मतलब कि कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। ये मोटिव डोमेन भी हम पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो कि गैल्जी डाइमर जो एक्टिवेटर है, इसके पास दो डोमेन होते हैं, DNA बाइंडिंग डोमेन एंड एक्टिवेशन डोमेन। हर एक्टिवेटर के पास दो ही डोमेन होते हैं। हमने यीस्ट में एग्जाम्पल देखा है, ये इस तरीके से होता है। ये जो यीस्ट का जीन होता है ना, ये हमारा GAL1 जीन होता है, GAL1 जीन होता है, एंड यहाँ पे हमारी ये UAS सीक्वेंस होती है। UAS जो होती है ये 17 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है। ठीक है, जिससे हमारा जो GAL4 डाइमर होता है, जो हमारा एक्टिवेटर है, वो बाइंड करता है। तो यहाँ पे एक्टिवेटर हमारा GAL4 होता है, विच इज अ डाइमर। ठीक है, इसको हम गैल्जी डाइमर भी बोलते हैं, GAL4 जो कि एक डाइमर होता है। तो इस वाले पे आके ये हमारा बाइंड करता है। इस वाले UAS जो हमारी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती है ना, यहाँ पे ये GAL4 जो है ये आके यहाँ पे बाइंड करता है, फिर ये को एक्टिवेटर को रिक्रूट करता है, एंड को एक्टिवेटर के बाद हमारा कोर प्रोमोटर जो है ये खुल जाता है, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग होती है, एंड फिर यहाँ पे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं। ठीक है, और ये GAL1 जीन का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, GAL1 जीन जो कि गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। तो ये यीस्ट के अंदर हमने बोला है GAL1 जीन, एंड ये हमने बताया था कि GAL4 डाइमर का जो DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, इसके अंदर जिंक फिंगर मोटिफ होता है, एंड जो एक्टिवेशन डोमेन होता है वो एसिडिक डोमेन होता है। ठीक है, जिंक फिंगर मोटिफ एंड एसिडिक डोमेन अभी आगे हम बताएंगे। तो आई होप ये इतना क्लियर होगा। एंड UAS होता है अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था किसका, यीस्ट के अंदर, कि एक्टिवेटर एंड को एक्टिवेटर काम कैसे करते हैं। अब एक बार हम को एक्टिवेटर के बारे में भी जान लेते हैं कि को एक्टिवेटर क्या होता है। तो इसमें मैं आपको एक्टिवेटर एंड को एक्टिवेटर का रोल बताती हूँ। देखो जैसे ये हमारा रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, ठीक है, रेगुलेटरी सीक्वेंस पे एक्टिवेटर आके बाइंड करता है।
रेगुलेटरी सीक्वेंस है हमारा। एक्टिवेटर क्या होता है? रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो एक्टिवेटर आएगा एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस पे बाइंड करेगा। उसके बाद एक्टिवेटर के साथ ही को एक्टिवेटर होता है। को एक्टिवेटर जो होगा ये रिक्रूट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे ही को एक्टिवेटर यहाँ पे रिक्रूट होगा, को एक्टिवेटर का काम क्या होता है ना, ये क्या करता है, जो हमारा कोर प्रोमोटर होता है, यानी कि कोर जो हमारा कोर वाला जो सीक्वेंस होता है, कोर प्रोमोटर सीक्वेंस जो होता है, वहां पे क्या करता है, बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन में सबसे पहले देखो जो कोर प्रोमोटर वाला रीजन होता है ना, यहाँ पे क्रोमैटिन की रीमॉडलिंग हो जाती है। हिस्टोन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, ये मॉडिफाई हो जाता है, यानी कि जो क्रोमैटिन है वो ओपन हो जाता है थोड़ा। जैसे यहाँ पे देखो को एक्टिवेटर क्या करता है, क्रोमैटिन की रीमॉडलिंग करा देता है। तो हमारा ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती है। एक्टिवेटर बाइंड हुआ, को एक्टिवेटर जैसे ही रिक्रूट होगा, ये क्या करेगा, क्रोमैटिन की रीमॉडलिंग करा दी, ये थोड़ा ओपन स्पेस यहाँ पे इसको मिल जाएगा। जो कोर प्रोमोटर है वो एक्सपोज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करना स्टार्ट कर देता है एंड आरएनए पोल आके बाइंड होता है एंड यहाँ पे फिर हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है। तो इस तरीके से ओवरव्यू में आपको बता रही हूँ कि एक्टिवेटर कैसे जो है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करती है। पहले एक्टिवेटर आया, अगर एक्टिवेटर आ रहा है, देखो एक्टिवेटर का काम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना या उसके रेट को बढ़ाना। अगर एक्टिवेटर की जगह रिप्रेसर भी आ सकता था, अगर रिप्रेसर आके बाइंड होता है तो वो भी क्या करेगा, वो इस तरीके से जो है क्रोमैटिन रीमॉडलिंग करेगा, जिससे हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर होते हैं, विच आर द रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमारे होते हैं, जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो होती हैं डीएनए पे, वहां पे जाके बाइंड करते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती है हमारे पास, जैसे एनहेंसर, साइलेंसर, है ना, ये सब होते हैं। तो ऐसे ही को एक्टिवेटर का काम होता है क्रोमैटिन रिमॉडलिंग कराना। क्रोमैटिन और कोर प्रोमोटर हमारा जब एक्सपोज हो जाएगा, रिक्रूट हो जाएगा कोर प्रोमोटर, वहाँ पे हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएंगे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एंड हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से ये काम करते हैं। को एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर ही रिक्रूट करते हैं को एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स को। को एक्टिवेटर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है, इनके पास जो है इनके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होता है। को एक्टिवेटर सिर्फ एक्टिवेटर से बाइंड करते हैं। को एक्टिवेटर क्या करते हैं, क्रोमैटिन में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। क्रोमैटिन वही है कि हमारा जो हिस्टोन्स होते हैं डीएनए के, हिस्टोन के ऊपर जो हमारा डीएनए रैप्ड है, तो वो जो हमारा क्रोमैटिन है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, हिस्टोन को मॉडिफाई कर देते हैं, या फिर क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कर देते हैं। क्रोमैटिन रीमॉडलर्स बुला के क्रोमैटिन के अंदर कुछ चेंज कर देते हैं, जिससे हमारा ये जो कोर प्रोमोटर होता है ये एक्सपोज हो जाता है, खुल जाता है, एंड यहाँ पे हमारा जो है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है मैंने यहीं पे इस वाले डायग्राम में आपको समझा दिया कि कैसे एक्टिवेटर एंड को एक्टिवेटर काम करते हैं। ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है, बट एक्टिवेटर आर द रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो डीएनए के ऊपर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती है वहां पे जाके बाइंड करते हैं।